सबसे पहला प्रश्न गौरव भाटिया जी आपके लिए, नतीजे हम दिखा देते हैं लोकसभा के, एक बार जल्दी से अपने दर्शकों को दिखा दे। बीजेपी 33 सीटें आई थी, 29 सीटों का नुकसान। वहीं समाजवादी पार्टी 32 सीटों के फायदे के साथ 37 सीटों पर पहुंच गई। क्या यही जड़ है जहां से ये पूरा नारा निकल रहा है? लेकिन गौरव भाटिया जी, अखिलेश बाबू कह रहे हैं कि बड़ा नकारात्मक इनका ये नारा है, हम तो कह रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जवाब दीजिए। अंजना जी देखिए, सबसे पहले तो ये कहूंगा इस नारे में है दम, क्योंकि तुष्टीकरण करने वाले हो रहे हैं सीटों में कम। और योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है, नरेंद्र मोदी जी ने भी यही बात कही है, हर भारतीय के मन का भाव यही है, क्योंकि बचपन से हमने यही सीखा है कि अगर बटोगे तो कटोगे, कमजोर पड़ोगे। और सबसे बड़ी जीत कब हुई आपको मालूम है? इस नारे को, जो इसका संदेश है, अखिलेश यादव कुछ ओरिजिनल अपना नहीं बना पाए, उन्होंने भी अपना लिया। उन्होंने भी कहा है कि जुड़ोगे तो जीतेंगे। लेकिन अखिलेश यादव का संदेश किसको है? जो उनका मुस्लिम वोट बैंक है। और आदरणीय प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी का संदेश किसको है? पहले तो भारत को है। हर नागरिक को चाहिए कि जुड़ जाए। सबसे पहले देश आएगा, उसके बाद धर्म आएगा, फिर हिंदुओं को भी है। और क्यों है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ये तुष्टीकरण करने वाले, चाहे वो कांग्रेस हो, टीएमसी हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी हो, एआईएमआईएम हो, इनको केवल दिखाई देता है तो मुस्लिम वोट बैंक। ये हिंदू को तो आतंकवादी, हिंदू टेरर बता देते हैं, लेकिन ये कहते हैं मुसलमानों का पहला हक है देश के संसाधनों का। आज नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री अब बने हैं, मैं आपको बताता हूं, पहले केवल मुसलमानों की वक़्त थी राजनीति में। आज हिंदू कह रहा है गर्व से कि मैं भारतीय हिंदू हूं, भारतीय भी हूं और हिंदू भी हूं। और आप याद करिए, इफ्तार पार्टी 10,000 रुपए की चांदी की प्लेट सरकारी खजाने से जालीदार टोपी पहने राहुल गांधी दिखाई देते थे। अब दीपावली के अवसर पे 25 लाख दिए अयोध्या में जलाए जा रहे हैं। ठीक है, अब लौट रही हूं। 500 साल बाद इंतजार करने के बाद अपने उपयुक्त स्थान पे हैं। भुवन जी, आप मोर्चा संभालिए। समाजवादी पार्टी ही 9 सीटों पर लड़ रही है। अभय दुबे जी की पार्टी तो लड़ भी नहीं रही है, आपका साथ जरूर दे रही है, समर्थन दे रही है। लेकिन ये बताइए कि इतनी विचलित क्यों? मतलब इस एक नारे पर रोज एक जवाब, उसी के इर्द गिर्द नारा गढ़ना, क्या मतलब क्यों? ये क्या आपको लग रहा है कि ये नारा हरियाणा में बीजेपी के बड़े काम आ गया, कहीं यूपी में भी खेल ना हो जाए? देखिए अंजना जी, देश देख पा रहा है, प्रदेश देख पा रहा है कि सकारात्मक राजनीति कौन कर रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी तो जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं। कौन नहीं चाहता कि सामाजिक न्याय हो? पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और अगड़ा समाज को आगे करने का काम कर रहा है। और निश्चित तौर पर जो परिणाम है वो बताने को काफी है। अभी देश बुरा नहीं है, 24 का चुनाव बहुत लेट नहीं हुआ है, अभी हुआ है। और देश ने देखा है कि कैसे मटन मछली मंगलसूत्र की बात हुई थी, मंगलसूत्र छीन लेंगे आपको, कैसे 80-20 की बात इस प्रदेश में हुई थी। और ये जिस लैब में बना है, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जिस लैब में तैयार है, उन्होंने चयन किस व्यक्ति का करा है? उस व्यक्ति को हमारे माननीय मुख्यमंत्री का करा है। कौन से लैब में बना है? वो देश और प्रदेश जानता है लेबोरेटरी कहाँ है। लैब में आपको पता है लेबोरेटरी महाराष्ट्र में है, कहां पर है आपको नहीं पता क्या? पूरे देश को पता है। कहां से ये इस तरह के नारे आते हैं जो देश को बांटने का काम करते हैं। अरे देश को जोड़िए, आखिरी खड़े व्यक्ति को कब न्याय मिलेगा? नागपुर आप कह रहे हैं, नागपुर में संघ का नारा है। तो देश को पता है मैम कहां से ये नारे आते हैं और किस, और उन्होंने डर क्यों रहे बोलने? हम क्यों डरेंगे? पूरे देश प्रदेश जानता है। मोहर लगाने का काम करा 2024 में। 2024 में सामाजिक न्याय की, चूंकि ये नंबर उन्होंने पीडीए दोनों का दिखा दिया है। ये जो आप लोग ए में अल्पसंख्यक, आधी आबादी और अगड़ा जोड़ते हैं, अगड़ा का क्या मतलब है सर? अल्पसंख्यक और आधी आबादी दोनों पॉइंट सही है, क्योंकि आपने 4 महिलाओं को दिए हैं टिकट, आपने 4 अल्पसंख्यकों को टिकट दिए हैं 9 में से। अगड़ा कहाँ है? एक भी अगड़ा नहीं है। अगड़ा तो आपके सामने बैठा है। अब ये अगड़ा टिकट देने की बात है ना। अगड़ा आ जाइए, अगड़ा विधानसभा अध्यक्ष बने हुए,
अरे यही तो माननीय अखिलेश यादव जी के सामाजिक न्याय है। सभी को प्रतिनिधित्व देने का काम अगर कोई कर रहा है ईमानदारी से देश में, प्रदेश में, माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। उस जो विजन में चले हैं, जो सबको न्याय मिले, जस्टिफाई हो, उसी से लोग घबराए। अभय दुबे जी, अब आप मोर्चा संभालिए। वैसे तो आप लोग ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, लेकिन देखिए ये महाराष्ट्र में भी इस्तेमाल हो रहा है। शिवसेना से लेकर हर कोई रिएक्ट कर रहा है इस पर। आखिर क्या ये नारा विपक्ष को विचलित कर रहा है? क्योंकि हरियाणा में बीजेपी का यह मानना है और कई एक्सपर्ट्स का भी कि यह नारा काम कर गया। पूरे देश को, महाराष्ट्र को, उत्तर प्रदेश को विचलित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी बांट भी रही है और हक काट भी रही है। भ्रष्टाचारियों को, आतंकियों को बांट रही है। याद कीजिए ना, महाराष्ट्र से प्रारंभ कीजिए। क्या कहते थे? आमची सरकार आल्यानंतर अजित दादा चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, फडणवीस साहब कहते थे। अभी क्या कह रहे हैं प्रफुल्ल पटेल साहब? प्रफुल्ल पटेल कहते नवाब मलिक आमचा पक्षेमध्ये होते, नवीन काही घटला नाही। कौन प्रफुल्ल पटेल? जिनको कहते थे दाऊद इब्राहिम का दाया हाथ, इकबाल मिर्ची का साथी, प्रफुल्ल पटेल। नवाब मलिक पर क्या भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आरोप लगाया था, जानती हैं आप? वो कहते इकबाल कासकर और जो नवाब वली शाह जेल में बंद है उसको बम धमाके के पैसे नवाब मलिक ने दिए, मुंबई बम धमाके के। ये राष्ट्रद्रोही हैं। अब गलबैया कर ली। कौन है ब्रांड एम्बेसडर इनके महाराष्ट्र में? हसन मुंशरिफ ब्रांड एम्बेसडर है। कौन इनके ब्रांड एम्बेसडर है? नजीम मुल्ला इनके ब्रांड एम्बेसडर है। अब मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी, क्या बात करते हैं आप? 6,000 से 16,000 रुपए आपने मदरसा के शिक्षकों के करा दिए मुख्यमंत्री को बोल के, 8,000 से 18,000 करा दिए। मौलाना आजाद मुस्लिम बोर्ड, अरे 1,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन करो। अब नहीं तुष्टीकरण दिखाई देता है आपको? आप बांट भी रहे और काट भी रहे। हिंदुस्तान के नौजवानों के रोजगार के अवसरों को काट रहे हैं प्रधानमंत्री जी। महंगाई से जेब काट रहे हैं देश के नागरिकों की। 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1,000 रुपए के पार कर दिया प्रधानमंत्री जी। आप भूल गए सैफुल्लाह फारूक को टिकट दिया आतंकवादी को आपने, आपके प्रशय से उसको वार्ड नंबर 33 कश्मीर से टिकट दिया। तारिक अहमद मीर, पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करने वाले को आपने टिकट दिया। अभी हमारे देश के विदेश मंत्री बेशर्मी से वहां डिनर डकार के आए पाकिस्तान का, और क्या प्रस्ताव पारित करा दिया वहां पर? वहां प्रस्ताव यह पारित करा दिया जो भारत का हिस्सा कश्मीर में, उसमें चीन और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे। ये उनके सामने विदेश मंत्री भारत की धरती पर नहीं पहुंचे और चीन और पाकिस्तान ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि आर्टिकल 370 पर कश्मीर और लद्दाख के हम विरोध करते हैं। एक मुंह में दही जमा लिया। हम चीन से ये देश को आपने सुरक्षित है कि नहीं है प्रधानमंत्री जी बताइए? वो क्या निगोशिएशंस हैं, वो क्या समझौता आपने लैंड बाउंड्री का किया है, देश को बताइए तो सही। कोई इसका जवाब हम लेंगे गौरव भाटिया जी से। इस हिंदुस्तान के छोटे और मझोले व्यापारियों का हक काट दिया आपने। ठीक है, मैं इस पर जवाब एक लूंगी उनसे, चूंकि चीन का मुद्दा आपने उठाया है यूपी उपचुनाव को लेकर। लेकिन कई लोग मान रहे हैं कि आप ही का टिकट, मतलब कांग्रेस पार्टी का टिकट कट गया, एक भी जगह आपका उम्मीदवार नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि बांट भी रही है बीजेपी और काट भी बीजेपी ही रही है। संगीत रागी, देखिए अंजना जी, बात बहुत साफ है। हाँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो राजनीति की है पूरे 70 साल के अंदर 20% जो मुसलमानों का, 14% जो मुसलमानों का और अल्पसंख्यकों का वोट है उसको गोलबंद करो, और जो हिंदू समाज है वो तो जातियों में बटा हुआ है, वो जातियों के आधार पर वोट करेगा। और ऐसी स्थिति में इसी को ये जीत का फॉर्मूला समझते थे। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव में इसको बदला था, 2019 के चुनाव में भी बदला था, लेकिन दुर्भाग्य से 2024 के अंदर जो है वो मदरसों से आवाज आई, मस्जिदों से आवाज आई, इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आवाज लगाई कि इस देश में वोट जिहाद करो। यानी कि एक पॉलिटिकल इस्लाम खड़ा हुआ है इस देश में, जो एक क्रॉस द नेशन, अक्रॉस द स्टेट्स आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो अल्पसंख्यक मोर्चा के जितनी सदस्यों की संख्या थी उससे भी कम भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों की वोट मिले हैं, कहीं 2, कहीं 5, कहीं 4। एक मिनट अपनी बात खत्म कर लो, एक मिनट अपनी बात खत्म कर लो, उसके बाद तो ऐसे भी नहीं मिलना है। नहीं, मेरा इतना ही कहना है। प्रॉब्लम तो ये है बीजेपी के लिए कि जो हिंदू है वो वोट बट रहा है। मैं वही उसी की बात कर रहा हूं। इसीलिए योगी जी ने कहा कि यदि आप इन ताकतों को हराना चाहते हैं, इस देश का आंशिक इस्लामीकरण जो है वो कांग्रेस पार्टी ने इन्हीं वोट बैंक के सहारे किया है, जो हर समय साहबानों से लेकर के शाहीन बाग तक इनके साथ जो खड़े हो जाते थे। ऐसी ताकतों को यदि हराना है और राम मंदिर और काशी और मथुरा के पक्ष में यदि खड़ा करना है
तो एक पॉलिटिकल हिंदुत्व का वोट बैंक जरूर खड़ा करना पड़ेगा। और ये पॉलिटिकल हिंदुत्व का वोट बैंक पॉलिटिकल इस्लाम और पॉलिटिकल क्रिश्चियनिटी, खास करके उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर पॉलिटिकल इस्लाम को काउंटर करने के लिए और ऐसी ताकतों को हराने के लिए हिंदू समाज को इकट्ठा होना आवश्यक है। और मुझे लगता है कि ये संदेश जो है वो हरियाणा में गया और ये संदेश काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश में भी काम कर रहा है, महाराष्ट्र के लिए भी काम कर रहा है। और यही कारण है कि जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, गैर भाजपा जितनी पार्टियां हैं, वो विचलित हैं, क्योंकि उनका पता है कि जातियों के आधार पर यदि बटा तो भारतीय जनता पार्टी हारेगी। जातियां संगठित हो गई तो ये सीधे भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित जाति के आधार पर बटेंगे तो घटेंगे। क्या दरअसल ये नहीं है आपकी चिंता? क्योंकि जब जब वोट 2019 से लेकर 2024 तक आई है, यादव वोट आपको 24% 2019 में मिला था, 15% हो गया 24 आते आते। कोयरी कुर्मी का वोट आपको 80% मिला था, वो 61 हो गया। हर वर्ग में अगर आप देखिए तो 10 से 20% आप फिसले। अन्य पिछड़े जो हैं वो 74 था 2019 में, वो 24 आते आते 59 हो गया। जाटव वोट आपको 17% मिला था, वहां पर इजाफा हुआ 24% मिला। अन्य दलित में देखिए आप किस तरह से गिरे हैं, लगभग हाफ वोट आपको मिला था 49% 2019 में, वो 29 हो गया। यही चिंता है क्या कि अगर हिंदू वोट बटेंगे तो बीजेपी घटेगी? देखिए अंजना जी, मैं उम्मीद करूंगा इस बार बीच में नहीं टोका जाएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता, आज तक देश का नंबर 1 चैनल है ये कहा जाता है। अगर आप मुस्लिम समाज में भी पठान, रिजवी, शेख, सिद्दीकी, खान, मिर्जा, सैयद, अंसारी, मंसूरी, कुरैशी, इनका कोई आंकड़ा बताती सारे दर्शकों को, और बताती कि कहां गया वो। ये जो चाहे वो राजनीतिक दल हो विपक्ष के और कुछ मीडिया वाले भी हैं, इनका यही काम है। ये बताते हैं कि ओबीसी इतना है, अगड़ा में इतना है, और जो पिछड़ा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है वो ऐसे जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं, आप कर्नाटका में देखिए, कई और प्रदेश हैं जहां ये धर्म के आधार पे मुस्लिम समाज के लिए आरक्षण मांग रहे हैं। तो फिर इनको तो चाहिए कि वो एक बार जातियां बता दे कौन सी है मुसलमानों की, और उनके भी आंकड़े दर्शकों के सामने आ जाएं। लेकिन सपा का दोगला रवैया देखिए आप। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कांग्रेस तो भीख का कटोरा लेके गई थी, एक सीट नहीं दी। टॉयलेट पेपर को जैसे फेंक दिया जाता है इस्तेमाल करके, वैसे कांग्रेस पार्टी का इस्तेमाल करके फेंक दिया गया। इसलिए इनकी बात तो जो है उत्तर देने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन सपा के बारे में पहली बात बताइए कि ये जो पीडीए लाए थे, सुन लीजिएगा अखिलेश यादव ने क्या कहा था। इन्होंने कहा था ये पी जो है ये पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये था। तो भाई अगड़ा कहा था, अगड़े के साथ तो आप खड़े हुए नहीं। और इनकी अखिलेश यादव की जो लाभ है उसमें क्या बनता है? महबूब अली कहते हैं अब हमारी आबादी बढ़ गई है, 2027 में भाजपा का राज खत्म करेंगे। अरे भाई एक बताओ, या तो कहो कि तुम ज्यादा योग्यता वाले हो, भाजपा को हराओगे, लेकिन नहीं, आबादी बढ़ गई है। इसका मतलब मुसलमानों की बात आए तो उनको जोड़ो और हिंदुओं को बांट दो। और जब राहुल गांधी की जात पूछी गई तो अखिलेश यादव भनभना गए संसद के पटल पे, बोले जात कैसे पूछ ली? क्यों भाई, अगर आप सबकी जात पूछ सकते हो तो हम क्या नहीं पूछ सकते राहुल गांधी की क्या जात है? दूसरी बात, अखिलेश यादव की लेबोरेटरी में अबू आजमी कह रहे हैं हमारी 2 सीटें हैं, 7-8 कर दो, कोई माइका लाल नहीं है जो हमारी तरफ देख सके। किसको डरा रहे थे? हिंदुओं को ही तो डरा रहे थे। ये सवाल पूछा जाएगा। और एक बात पे बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, पिछड़ों की बात कर रहे थे सपा के प्रवक्ता। मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूं, 40 साल से ऊपर हो गए सपा बने, आपने कभी यादव परिवार के बाहर का कोई पिछड़ा सदस्य नहीं ढूंढा जिसको अध्यक्ष बना सके। और दूसरा, 2011 का सेंसस जिसमें कास्ट का आंकड़ा था, मुलायम सिंह यादव जी उस सरकार का हिस्सा थे, क्या आपने जारी किया? 3 साल नहीं। और अंत करूंगा, ओसामा बिन लादेन अगर मदर टेरेसा की चुन्नी पहन के आ जाए और कहे मैं शांति का संदेश देना चाहता हूं,
तो वो मदर टेरेसा नहीं होंगे। वैसे ही ये हैं, सांप्रदायिक बांटने की राजनीति करते हैं। और मोहन आज जोशी जी। जो नरेंद्र मोदी जी और योगी जी का मूल मंत्र है, हरियाणा हराया और महाराष्ट्र तक उसकी गूंज है, पूरे भारत में गूंज है, इसीलिए थर थर कांप रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब दीजिए। मैं तो गौरव देखिए, भाटिया जी को ये एक सेकंड भुवन जी, सवाल तो सुनिएगा ना, कि आपस में ही बात करते रहिएगा। सवाल ये है कि क्या कास्ट सेंसस पर, और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी, इससे पहले हमने राहुल गांधी जी को नहीं देखा था इतना अग्रेसिव होकर इस पर बोलते हुए, लेकिन चुनाव के पहले से ये लगभग 1 साल से कास्ट सेंसस को लेकर पूरा विपक्ष जो आगे बढ़ रहा है, बड़ा इशू बना रहा है। क्या ये चुनावी नहीं है? क्या आपको नहीं लगता है कि अगर हम कुछ हिस्सों को हिंदू वोट से अलग कर पाएंगे, अपनी तरफ ला पाएंगे, तो मुस्लिम्स के साथ इधर कंसोलिडेशन होगा, हमारी जीत होगी? सिंपल इक्वेशन है। आपकी बात का जवाब दूंगा। मैं गौरव भाटिया जी को कहूंगा, ये कह रहे थे माननीय अखिलेश यादव जी का अगड़ा कहाँ गया। अरे माननीय भाटिया साहब, आप तो साक्षात बैठे हुए टीवी में, आपके और पिताजी, आप और आपके पिताजी, इनको आगे लाने का काम माननीय नेताजी ने करा, माननीय अखिलेश यादव जी ने करा। आप तो साक्षात मूर्ति है इस बात की। वो अलग बात है, आज आप भूल गए, आज आप इतिहास को भूल गए, लेकिन इतिहास तो एक एक बात को चीख के कहता है ना। आपको यहां लाने का श्रेय भी माननीय नेताजी को है और माननीय अखिलेश जी को, पहला विषय। दूसरा बात आपने जो आज मुझसे पूछने का काम करा, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं पीडीए की, सामाजिक न्याय की, जाति जनगणना की। ये समाज इकट्ठा हो गया, अपना हक मांग रहा है, अपना जो आज तक उनको हक नहीं मिला है। और भारतीय जनता पार्टी जिनसे नफरत करती है, उन नफरत करने वाले लोगों को हम लोग प्यार देने का काम कर रहे हैं, उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब ये देश और प्रदेश तय करेगा कि जोड़ने वाले जीतेंगे या तोड़ने वाले जीतने या बंटने वाले लोग कहेंगे। अब ये देश तय करेगा।